हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RM फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आज फिर हम क्लास 10th के बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप बिल्कुल इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये निश्चित रूप से हर वर्ष यूपी बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये साइंस में हमेशा ये प्रश्न पूछा जाने वाला है। आप सभी जानते होंगे हम बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की। तो आज हम प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के विषय में पढ़ने वाले हैं बहुत ही सरल अंदाज में। लेकिन इससे पहले नया वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड्स के आप तक सबसे पहले पहुँचें। चलिए शुरू करते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो अल्टरनेटिंग करंट डायनेमो, या इसको हम जनरेटर भी कहते हैं। ये एक ऐसा उपकरण है, वैद्युत उपकरण, जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपकी स्क्रीन पर प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का कलरफुल बहुत बढ़िया इमेज आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सिद्धांत है, जब किसी बंद कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहे, तो कुंडली के परपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में धारा बहने लगती है। इसका उपयोग क्या करते हैं? इस प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का उपयोग हम यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण में करते हैं। इसके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अब हम इसकी संरचना के विषय में बात करते हैं। इसके प्रमुख भाग क्या हैं? क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय और कार्बन ब्रश, ये इसके 4 मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। तो हम इन इम्पॉर्टेंट पार्ट को देखें फिगर के माध्यम से। तो पहला पॉइंट हमने बताया था आपको, क्षेत्र चुंबक। देखिए ये N और S ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है, जिसकी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। ये धारा प्रवाह के चुंबक में N से, तो N और S ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है। इसमें धारा प्रवाह करते समय जो चुंबक में N से दक्षिण की ओर, यानी नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके बाद मैंने सेकेंड पार्ट आपको बताया, आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? ये एक आयताकार कुंडली होती है, आप देख रहे हैं रेड और ब्लू कलर में, ये एक आयताकार कुंडली है। ये नरम लोहे के क्रोट पर आइसोलेटेड तांबे के तार लपेट कर बनाई जाती है। इसमें जितने ज़्यादा फेरे होंगे, यहाँ पर एक सिंपल आप एक फ्लैट फिगर देख रहे होंगे, जबकि इसमें क्या होता है, तांबे के तार को लपेट करके ये कुंडली बनाई गई है। इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस कुंडली में, उतनी ही ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फ्लक्स चेंज होगा और इस कारण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण धारा प्रवाहित होगी। आर्मेचर की पुली और बेल्ट की सहायता से इसे हम घुमाते हैं। ये एक एक्सिस होती है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस पर ये घूमती है।
इस कुंडली के सिरों से जुड़े हुए दो वलय आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर में एक दो वलय हैं, ये स्लिप रिंग्स होते हैं। ये वलय इन कुंडलियों से जुड़े होते हैं, ये आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। कार्बन ब्रश चौथा पार्ट, कार्बन ब्रश ये आप एरो लगा हुआ देख रहे हैं, ये कार्बन या ग्रेफाइट के बने हुए दो ब्रश होते हैं और इन्हीं से बाह्य परपथ को धारा जाती है। तो हम प्रत्यावर्ती धारा देख रहे हैं, तो ये कुंडली से जो धारा निर्गत होती है वो निर्गत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं किस प्रकार से काम करता है, इसके विषय में विस्तार से, वर्किंग क्या है इसकी। प्रारंभ में आप देखते हैं कुंडली ए बी सी डी, ये जो चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर दिष्ट है, इसके ये समानांतर है। अब जब कुंडली को हम घुमाते हैं, घुमाने पर AB सिरा ऊपर और CD सिरा नीचे की ओर हो जाता है। तो ऐसे दशा में क्या होगा, ये जब कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरती है, घूमती है, तो घूमने पर क्या होगा, फ्लक्स रेखाओं को ये काटेगी और जब बल रेखाओं को काटेगी तो इससे फ्लक्स में वृद्धि होती है और फ्लक्स में जब वृद्धि होती है तो विद्युत वाहक बल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि हम जानते हैं फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल E = डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। विद्युत वाहक बल किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स चेंज के। जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंजेस होगा विद्युत वाहक बल उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब इसे घूमती है तो इसके घूमने के साथ फ्लक्स में वृद्धि होती है और जिससे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसमें धारा जो प्रेरित होती है, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से धारा A से B की दिशा में और C से D की ओर बहती है। और इसी तरह से जब ये कुंडली घूम करके पूरा लंबवत हो जाती है, 90 डिग्री पर हो जाती है, तो उस समय इसका विद्युत वाहक बल अधिकतम हो जाता है। इस स्थिति तक आने में कुंडली 0 से 90 डिग्री तक घूम चुकी होती है। 90 से 180 अंश घूमने पर कुंडली के फ्लक्स में क्या कमी होने लगती है। कमी होने पर 180 अंश पर पहुंचकर विद्युत वाहक बल शून्य हो जाता है। 180 से 270 तक घूमने पर फ्लक्स में वृद्धि विपरीत दिशा में हो जाती है। 270 पर विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में अधिकतम हो जाता है। 270 अंश पर विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में अधिकतम हो जाता है। 270 से 360 की ओर कुंडली घूमने पर विद्युत वाहक बल घटता है और 360 अंश पर यह पुनः शून्य हो जाता है। तो अगर हम इसको देखें, जब साइकिल के साथ एक्चुअली क्या होता है, जब कुंडली रोटेट होती है तो हम इसके रोटेशन को हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। ये हमने एक कंप्लीट साइकिल, इसका एक राउंड के लिए बात की है। तो हमें देखें, ये हमने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360। अब इस रोटेशन पर देखें तो जैसे जैसे कुंडली घूमती है ये विद्युत वाहक बल चेंज होता है। क्या होता है, शुरुआत में मैंने बताया जैसे घुमाते हैं 0 से 90 डिग्री तक तो फ्लक्स में वृद्धि होती है और फ्लक्स में वृद्धि होने पर विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता है और ये मान 90 डिग्री पर विद्युत वाहक बल का अधिकतम हो जाता है। 90 से आगे जाने पर विद्युत वाहक बल फ्लक्स के साथ परिवर्तित होगा तो फ्लक्स का मान क्या होता है, घटता जाता है और इस वजह से विद्युत वाहक बल का भी मान घटता जाता है। तो 180 अंश पर ये शून्य हो जाता है। अब जब आधा चक्कर हो जाता है, आधा चक्कर होने पर A कहाँ पर पहुँच गया, D के स्थान पर, B कहाँ पहुँच गया, C के स्थान पर। और अब हम 180 से आगे जब घुमाते हैं तो ऐसी दिशा में ये स्लिप रिंग्स है, तो इन स्लिप रिंग के कारण यहाँ पर
स्थान C से D, यानी ये C यहाँ पर आ जाएगा और D यहाँ पर आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, A यहाँ जाएगा। तो ऐसी दशा में 180 अंश से आगे बढ़ने पर फ्लक्स में फिर कमी आती है, वृद्धि होती है, और इस कारण से विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता है। परंतु आप देख रहे हैं कुंडली में धारा A से B थी, अब आधे चक्कर के बाद धारा क्या हो जाती है, B से A हो जाती है और D से C हो जाएगी। D यहाँ पर आ जाएगा, C यहाँ पर आ जाएगा, B यहाँ पर आ जाएगा और A यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वजह से धारा की दिशा क्या हो गई, उलट गई, और विद्युत वाहक बल का मान भी विपरीत दिशा में अधिकतम हो गया। पुनः 270 से आगे जाने पर फ्लक्स में कमी आती है और इस वजह से विद्युत वाहक बल का मान घट करके शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख रखे हैं ये जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल रोटेशन के साथ हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है, इस ग्राफ से आप देख रहे हैं ईएमएफ की वैल्यू 2 बार मैक्सिमम हो रही है और 2 बार ये 0 हो जा रही है। आफ्टर ईच हाफ रोटेशन इसका जो डायरेक्शन है ईएमएफ का, आप देख रहे हैं एक बार पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव है सेकेंड हाफ में। तो 2 बार विद्युत वाहक बल अधिकतम तो हो रहा है, लेकिन दिशा इसकी क्या हो रही है, विपरीत हो रही है। और यही क्रिया क्या होती है, हर रोटेशन के साथ हो सकती है। तो हर कंप्लीट रोटेशन में 2 बार ईएमएफ मैक्सिमम, 2 बार 0, और इस कारण से इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है यानी वैद्युत धारा वो भी 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य हो जाती है। तो और ये क्रिया लगातार आर्मेचर के निरंतर घूमते रहने के कारण बाह्य परिपथ में धारा बहती है और धारा की दिशा बदलती रहने के कारण हम इसे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहते हैं। तो ये आपको निश्चित रूप से भी समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसके वीडियो को बार बार देखिएगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ज़रूर समझ में आएगा और ये इम्तहान में आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आने वाला है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको अधिक से अधिक अंक भी प्राप्त होंगे। इसी के साथ हम आपको दिष्ट धारा डायनेमो के विषय में भी बात करते हैं। तो हम दिष्ट धारा डायनेमो का चित्र आपको दर्शा दें पहले। तो आप देख रहे हैं आपके साथ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 डायनेमो का रे डायग्राम एक साथ हमने दिखाया है। ये आप जो देख रहे हैं दाहिनी ओर, ये आपका दिष्ट धारा डायनेमो है और ये आपका प्रत्यावर्ती धारा। अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन सिमिलर है, केवल एक डिफरेंस है, यहाँ पर आपने क्या इस्तेमाल कर रखा है, स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल कर रखा है, ये कंप्लीट रिंग्स हैं, ठीक। और दिष्ट धारा के कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल किया गया, ये स्लिप रिंग्स हैं और ये स्प्लिट रिंग्स। तो कंस्ट्रक्शन में कोई विशेष अंतर नहीं है बस, और इस वजह से इनके वर्किंग में डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर जो करंट आउटपुट होती है उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आधा साइकिल पूरा होता है तो आधा साइकिल पूरा होने पर ये जो कुंडली के जो सिरे हैं वो रिंग से परस्पर बदल जाते हैं, और ऐसी दशा में जब ये बदल जाते हैं तो जो कुंडली में जो धारा निर्गत होती है, यानी कुंडली से जो धारा निर्गत होगी वाय परिपथ को, वो धारा यहाँ पर देखिए ब्रश x और y है, तो हमेशा धारा x से y को ही जाती है। आधे चक्कर के बाद क्या होगा, ये सिरा यहाँ पर, ये सिरा यहाँ पर, लेकिन धारा की दिशा जो बाहरी परिपथ को होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो ये दोनों के वर्किंग मेथड में ये डिफरेंस है। आपको जो सिद्धांत इस्तेमाल करना है, जो सिद्धांत आपका प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के लिए है, वही सिद्धांत दिष्ट धारा डायनेमो के लिए है। आपके कंस्ट्रक्शन में आपने इस्तेमाल किया है, पहला पॉइंट आपका क्या है, क्षेत्र चुंबक, दूसरा पॉइंट क्या है, आर्मेचर। तो क्षेत्र चुंबक और आर्मेचर को एज इट इज़ रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं रखना है। आप जैसे इसको आप लिखेंगे वैसे ही आर्मेचर को भी के विषय में लिख देंगे। बस अंतर इतना है कि आपने प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में सर्पी वलय का जिक्र किया है,
तो आपको वहाँ सर्पी विलय ना कह करके आपको क्या करना है, इतना ही कह देना कि दो, इसमें जब हम विभक्त वलय लिखेंगे जो पॉइंट नंबर 3, तो उसमें आप ये डालेंगे कंस्ट्रक्शन में कि इसमें 2 पीतल के बने हुए छल्ले होते हैं, अर्ध छल्ले, पीतल के बने हुए 2 अर्ध छल्ले होते हैं। बाकी ब्रश, जैसे आप प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो बात कर रहे थे, एक्स और वाई 2 ब्रशेज हैं, ठीक यहाँ पर भी एक्स और वाई ब्रशेज हैं। तो कंस्ट्रक्शन सिमिलर है और वर्किंग भी सिमिलर है। वर्किंग में जैसे आपने पहले भी किया था कि हम पहले कुंडली को हम क्या करते हैं, इसको घुमाना शुरू करते हैं, तो इस प्रकार से घुमाते हैं कि ए बी सिरा ऊपर हो, सी डी सिरा नीचे। यही सिमिलर वर्किंग इसमें भी थी, यही सिमिलर वर्किंग इसमें भी देनी है। अब आप ये बताएंगे कि जब हम 0 से कुंडली इसको घुमाते हैं 0 से 90 डिग्री, तो फ्लक्स में वृद्धि होती है, तो विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता जाता है। तो हम अगर देखें तो इसमें भी ऐसी कुछ स्थिति बनती है, 0 से आगे घुमाने पर विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, बढ़ता है, और 90 डिग्री पर विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम हो जाता है। 90 से आगे जाने पर यानी 180 तक फ्लक्स के मान में कमी आती है, और इस कारण से जो ईएमएफ है वो भी घट करके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 180 से आगे जाने पर घुमाते हैं तो जैसे ये आधा चक्कर हो गया कुंडली का, ये आर्मेचर आधे चक्कर से घूम गई। अब आधे चक्कर के बाद क्या होगा, इसका विभक्त वलयों से संपर्क परस्पर बदल जाता है, और ऐसी दशा में जो डायरेक्शन है वाह्य परपथ में वो नहीं बदलती है। कहने का मतलब 180 से आगे घुमाने पर पुनः विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता जाता है, और 270 पर ये अधिकतम हो जाती है, और फिर पुनः घट करके 360 पर न्यूनतम, 360 पर ये न्यूनतम हो जाती है। तो इस तरह से 270 पर ये अधिकतम हो गई, यहाँ 90 पर इक्विवत में 2 बार अधिकतम हो रही है, लेकिन धारा की दिशा क्या होती है, हर साइकिल में सेम रहती है। इसलिए ये जो करंट है ये कौन सी करंट है, ये जो धारा बहती है इसको हम डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा कहते हैं, और इस जनरेटर को जो दिष्ट धारा उत्पादित कर रही है इसको हम दिष्ट धारा जनित्र या डीसी डायनेमो कहते हैं। ये क्या है, डीसी डायनेमो, और ये आपका क्या था, एसी डायनेमो। ये क्या था, एसी डायनेमो। तो इस तरह से एसी डायनेमो, डीसी डायनेमो दोनों के आपने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इसके प्रिंसिपल को स्टडी किया। आपको ये वीडियो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे आप काफ़ी दोनों में बारीकियां समझ में आ गए। एक ही साथ आप दोनों प्रश्न को तैयार कर सकते हैं, और कभी प्रत्यावर्ती धारा कभी दिष्ट धारा डायनेमो अवश्य पूछा जाता है एग्जाम में। तो उम्मीद है कि आप इससे लाभ लेंगे। अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।